स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 22। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन, मेटल क्यूब्स ऑफ सेम साइज वर ड्रॉप्ड इन ईच बीकर कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। देखो भाई ये हमारे पास डाइल्यूट HCl है, उसमें हमने मेटल की क्यूब डाल रखी है। देखो डाल रखी है यहाँ पर मेटल क्यूब दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद इसने क्या कर रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल आइडेंटिटी ऑफ द मेटल क्यूब इन द बीकर। अब हमें आइडेंटिटी बतानी है कि कौन सी मेटल डाल रखी है। अब देखो भाई मेटल को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कोई भी मेटल है जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस निकालती है। अब देखो यहाँ पर देखिए इसमें हाइड्रोजन की कितनी निकल रही है, ज़्यादा, इसमें हाइड्रोजन थोड़ी सी कम और इसमें बिल्कुल भी नहीं निकली ना। तो हमें पता है, जैसे अब ये ऑप्शन रखा है उसको हम देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन को उठाया मैंने Mg प्लस HCl, हमें पता है Mg बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस तुरंत बनेगी, है ना, और ज़्यादा मात्रा में बनेगी। हो गया। अगला है Fe भी हमें पता है जैसे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और कम मात्रा में वो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर, देखो जब हम वो याद करते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है के बाद आता है क्यों ठहरी आएगा और पिटेगा। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव होने की वजह से नो रिएक्शन, इस वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस भी नहीं बनी। इसलिए ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। देखो सेकेंड ऑप्शन हम क्यों नहीं ले रहे, सेकेंड ऑप्शन में है सिल्वर अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन को रॉन्ग मानेंगे। ऐसे गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर भी नहीं करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा ऑन पुटिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अननोन लिक्विड ऑन द pH स्ट्रिप। देखो भाई ये pH पेपर है, उसमें हमने अननोन लिक्विड डाल दिया। कलर जो है pH स्ट्रिप का वो वॉयलेट हो गया। कैसा हो गया, वॉयलेट। अब हमें बताना है वॉयलेट कलर कब होता है, बेस में होता है। कब होता है भाई, बेस में। तो अब हमें बताना है उसमें क्या होगा। देखो डाइल्यूट HCl क्या होता है, एसिड में तो कलर होगा ही नहीं। पानी न्यूट्रल होता है, नहीं होगा। पानी में तो ग्रीन होना चाहिए, एसिटिक एसिड में भी एसिड होता है, नहीं होएगा। तो मैंने अभी बताया था बेस में होना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बी आएगा। आगे व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रोट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। देखो भाई जब हम जलती हुई कैंडल को एक टेस्ट ट्यूब के पास लेके आ रहे हैं, जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ कौन सी जलती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। किस में केमिकल रिएक्शन होगी। आगे स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो ऑक्सीजन गैस को हमने हाई प्रेशर के अंडर गैस सिलेंडर में डाल दिया तो उसमें उसकी स्टेट चेंज हो गई। जैसे हम नो बॉर्न करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गई थी सिलेंडर के अंदर और बाहर आते ही गैस फॉर्म में। तो ये हमारा स्टेट चेंज होना केमिकल रिएक्शन नहीं है। आगे लिक्विफिकेशन ऑफ एयर का एग्जाम्पल है ये भी। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश में पेट्रोल छोड़ देते हैं तो वो कैसा होता है, वोलेटाइल, उड़ जाता है सारा, तो वो भी नहीं है। आगे जब कॉपर को हम हीट कर रहे हैं, जब भी हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसमें नई चीज़ें बनेंगी। अगला है हमारा क्वेश्चन, ऑब्जर्व द ग्राफ ड्रॉन बिलो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन एंड वर्सेज pH। देखो ये pH है और ये कंसंट्रेटेड ऑफ H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है इनका, हाइड्रोनियम आयन। देखिए ये हमें अब हमें देख रहे हैं कि दिस ग्राफ शो दैट। देखो भाई यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की संख्या घट रही है ना, डाउनवर्ड जा रहा है ना, ये तो यही तो है, इसकी डिक्रीज हो रही है और pH क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। देखो जैसे जैसे pH बढ़ रहा है H3O पॉजिटिव की क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हमें ग्राफ बताना है ये। नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्सपोज ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट। देखो भाई AgCl है, उसको हमने सनलाइट में रखा तो हमें पता है Ag प्लस Cl2 बनता है। क्या बोलते हैं इसको, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हमें बताना है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड हुआ है। यस ये तो हुआ ही है, अभी मैंने बताया आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, 1 से 2 बन गए प्रोडक्ट। और सब्लिमेशन हुआ है, गलत। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड से ओनली क्लोरीन थोड़ी ना बनी है, दोनों चीज़ें बनी है, इसलिए गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन थोड़ी ना हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक टीचर सेटअप द स्टैंड कैरिंग ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। एक टीचर है जिसने एक कन्वेक्स लेंस लिया और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 21, और प्लेस एट 42 सेंटीमीटर मार्क ऑन द ऑप्टिकल बेंच पे उसने रख दिया। इसने तो ये क्या हो गई, U, और ये क्या है, F दे रखी है। कन्वेक्स लेंस है तो F क्या होगी, पॉजिटिव, U सबकी क्या होती है, नेगेटिव। 4 स्टूडेंट है ABCD, उनको सजेस्ट किया गया पोजिशन ऑन द स्क्रीन कहाँ पर रखें ताकि करेक्ट हमें बतानी है कि किसने करेक्ट रखी। अब हम जानते हैं 1/F।
अब देखो लेंस है, लेंस में माइनस लगता है 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1 में एफ कितनी है मेरे पास 21, 1/v बतानी है माइनस, इसमें नेगेटिव लेंगे u को 42 माइनस 1/21 माइनस माइनस प्लस प्लस इधर जाके माइनस हो गया 1/v, 21 और 42 कैलसियम 42, ये जाएगा 2 माइनस 1 1/42 बराबर 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, इसने बताया 42 आई। तो करेक्ट पोजीशन बतानी है ऑफ द स्क्रीन ऑन द ऑप्टिकल बेंच एंड वन ऑफ द स्टूडेंट इन। तो अब हमें पोजीशन बतानी है कि स्क्रीन वो कहाँ पर रखेगा। तो देखो भाई 42 और एक मिनट, इसमें एक मिनट मैं स्टडी करती हूँ। देखिए भाई इसका आंसर हम इस टाइप से देंगे, जो पैरेलल रेज होती है, देखो डिस्टेंट ट्री मतलब एक ट्री है उससे फोकस की जाती है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा उसकी फोकल लेंथ पे। तो हमें जो हमें u और f दे रखी थी उसको जोड़कर हम स्क्रीन की इमेज बताएंगे। तो 42 में 21 जोड़े तो 63 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 63। उस तरीके से हमें इसको नहीं बताना है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। देखो भाई थिंकिंग करने का काम करता है ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ये भी ठीक है। बैलेंस करता है बॉडी को, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दी जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, कौन सी होती है जिसमें साबुन बनाते हैं हम। तो देखो CH3 COO C2H5 ये एस्टर है, उसको जब हम NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे Na इसके साथ ज्वाइन हो जाता है और C2H5OH OH के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन होंगी, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल अकर। देखो इसमें KOH है, KOH क्या करता है सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और ये बेल जा रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी। तो लीफ ऑफ प्लांट बी में फोटोसिंथेसिस होगी। अगला, विच रो ऑफ द टेबल गिवन बिलो करेक्टली गिव्स द मूवमेंट ऑफ गैस अक्रॉस ब्लड एंड सेल्स, वो हमें बतानी है। देखो भाई सबसे पहले ऑक्सीजन RBC में से आती है, यस, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में जाती है। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन S वाला है, तो इसको हम याद रखेंगे। देखो RBC से सेल्स में जाते हैं, ठीक है। फिर इसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर वो सेल्स में से फिर वो वापस से RBC में जाती है, सेल्स से वापस से किस में जाती है RBC, और उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। याद रखना भाई, पहले RBC से सेल्स में प्रोसेस डिफ्यूजन, फिर सेल्स से अगेन RBC में। ओके नेक्स्ट, मेंडेलिन ने एक्सपेरिमेंट किया कंसिस्टिंग ऑफ ए ब्रीडिंग टोल पी प्लांट को हमने बियरिंग वॉयलेट फ्लावर। उसने एक पी प्लांट लिया जिसमें फूल कैसे थे वॉयलेट, और शॉर्ट पी प्लांट को जिसके फ्लावर कैसे थे वाइट। तो अब हमें बताना है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर शॉर्ट है, तो अब हमें बताना है कि क्या जेनेटिक होगा। देखो हाफ ऑफ देम शॉर्ट है ना, तो कैपिटल T स्मॉल t, और कैसे फ्लावर आए हैं उसके टोल प्लांट विल बी डिपिक्ट सजेस्ट दिस जेनेटिक मेकअप ऑफ द टोल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। देखो भाई कैपिटल T स्मॉल t, क्योंकि ड्रॉप और टोल के लिए हम ये लेंगे, और दोनों में कैसे मिले वॉयलेट कलर के मिलेंगे, यस WW, ठीक है। अगला ये आप मतलब है ना कैसे बना सकते हो वो रिंकल्ड ग्रीन वाले, उसी तरीके से आप इसको ड्रॉ करके देख लेना। अगला है 4 स्टूडेंट ABCD मेड द ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो फॉर द पार्ट X एंड Y इन द डायग्राम। देखो भाई ये हमारे पास बने हुए हैं, तो अब हमें बताना है कि ये क्या है। देखो भाई ये छोटे छोटे स्टोमेटा है, तो इसको स्टोमा लिखा गया है, और यहाँ पे ये बीच में तो क्या है, ये स्टोमेटा है जो कि ओपन है, और ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं, और बाहर जो बनी हुई है ये कौन है गार्ड सेल, बाहर कौन बनी हुई है गार्ड सेल। तो स्टोमा लिख दिया, इसको स्टोमेटा कर दो, क्या है ये स्टोमेटा, और बाहर क्या है गार्ड सेल। ओके तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर ऑन ए ऑटोमोबाइल फॉर ए फोकल लेंथ 2.5 मीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 2.5 मीटर। ए कार इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द मिरर। देन देखो कॉन्वेक्स में सभी चीज़ें पॉजिटिव होती है, तो F पॉजिटिव होगी और U नेगेटिव होगी। आगे U पॉजिटिव गलत, U सबकी नेगेटिव होती है। F और U दोनों पॉजिटिव गलत, U सबकी नेगेटिव होती है, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, तो इसलिए B ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो वाइट लाइट गई और वो ऐसे पास होके इधर आ रही है। अब हमें बताना है फॉर द रिफ्रैक्शन, वाइट लाइट नहीं है प्रिज्म से, मतलब ये दिखा रखा है ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो पाथ ऑफ द लाइट इज शोन इन द फिगर, तो हमें रिफ्रैक्टेड रे बताना है। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है भाई, देखो ऐसे गई, ये रिफ्रैक्ट हुई और ये इमरजेंट रे, इस रे को क्या बोलते हैं हम इंसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टेड,
और इसको बोलते हैं इमरजेंट। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। तो हमारे रिफ्रैक्टेड रे कौन है? एलन। ओके, नेक्स्ट, एक कनकेव मिरर शो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ द इमेज इज। देखो भाई, ये मैंने कई बार बता चुकी हूँ, जब P और F के बीच में होती है तब ही हमारी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीबा रिप्रोड्यूस होता है बाय फिजन, बाइनरी फिजन होता है, बिल्कुल ट्रू है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल मेथड से होते हैं, ये भी ट्रू, ये इसका रीजन है, तो ए आएगा। आगे, HCl गैस एसिडिक बिहेवियर दिखाती है पानी के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अगला, जो pH है ड्राई HCl का वो 1.5 होता है, बिल्कुल गलत। ड्राई HCl का pH 1.5 नहीं होगा, इसलिए इसमें सी ऑप्शन आएगा। कंडक्टर अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देमसेल्व्स। कंडक्टर जो है करंट पास करने देते हैं, बिल्कुल ठीक। और कंडक्टर के फ्री चार्ज कैरियर होते हैं तभी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, ये इसका रीजन, इसलिए ए आएगा। ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन मैस्टिकेशन। ब्रेड मैस्टिकेशन करने पर इसका टेस्ट कैसा हो जाता है? मीठा, बिल्कुल ठीक है। जब इसको पचा वचा लेते हैं तो उसका टेस्ट शुगर प्रेजेंट होने की वजह से मीठा आता है। सेलेवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है, बिल्कुल ठीक है। इस वजह से हमें मीठा टेस्ट आता है जब उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला, काइंड ऑफ लेंस बताना है जो कि रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो लेंस कौन सा है जो छोटी इमेज बनाता है? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश, वो कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। और रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज बड़ी भी बनाता है, वो कैसा है? कन्वेक्स। तो दोनों में कन्वेक्स दोनों तरह की बनाता है। ठीक है, आगे, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इस वैलेंस सेल, विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड। हम जानते हैं कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोलन कौन बनाता है? एक एग्जांपल बनाने, जैसे CH4 दे दो। और कार्बन कोलन कंपाउंड क्यों बनाता है? एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एक टेट्रावेलेंसी की वजह से। अगला, DDT को स्प्रे किया गया एक लेक में ताकि मॉस्किटो को हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सके। तो हमें बताना है कि जो ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन में लेक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके आंसर को बताना है। देखो भाई, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में गया जो सारा स्प्रे किया हमने, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हुई, फिर वो प्लांक्टन के पास जाएगा, प्लांक्टन से स्मॉल फिश के पास, फिर लार्ज फिश के पास, फिर हुक के पास, और सबसे ज़्यादा किसके पास जाएगा? हुक के पास। अब देखो लिखने का तरीका देखो एक बार पीछे, देखो भाई यहाँ दे रखा है हमें। देखो, DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है। जब वो फूड चेन में एंटर कर जाएगी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन है? प्लांक्टन। प्लांक्टन झील के पानी में खाएंगे कुछ भी। फिर उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड प्रोग्रेसिवली बढ़ता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और हुक को सबसे ज़्यादा मिलेगी। देखो यही मैंने बताया था आपको। अगला देखिए, सॉरी, इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरो इंडिकेट द एनर्जी लॉस टू द एनवायरनमेंट। देखो वर्टिकल एरो एनर्जी लॉस दिखा रही है कि एनर्जी लॉस हो रही है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दीज वर्टिकल लाइन ACE, विच वन ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल लाइन B and D विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, इसने इसको दी, फिर इसने इसको दी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन ट्रांसफर कर रहा है? भाई ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर। और एनर्जी 90% क्या करते हैं वो, 10% 10% को वापस भेजते हैं आगे वालों के पास, और बाकी 90% वो खुद यूज करते हैं ना। तो अब देखो इसको लिखना कैसे है, देखिए ए मोर एनर्जी रखेगा, यस अभी मैंने आपको बताया था, ए वाला मोर एनर्जी रखेगा C और E से, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है उसके पास। और B रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर D, B D को ज़्यादा देगा, अभी मैंने बताया था ये, तो B D को ज़्यादा देगा। ठीक है, आगे, ग्रीन प्लांट प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाते हैं, फिर एनर्जी वहाँ पे लॉस हो जाती है डाइजेशन और अलग काम करने में, 10% लाख के अकॉर्डिंग वो अगले कंज्यूमर के पास चली जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन, क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट्स में क्रोमोसोम बनते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग दोनों क्या रहते हैं? सेम। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। 24 को देखिए कैसे जस्टिफाई करेंगे। क्रोमोसोम में DNA होते हैं और जीन्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लिखे जाते हैं उनको। दीज आर स्पेशल लाइनेजेस ऑफ सेल्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में। ये जो सेल्स होती है उसमें अलग टाइप के सेल डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। और जो जर्म सेल है उसमें आधे क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट्स के ना, आधे आधे मिलकर जाइगोट में कितने हो जाते हैं पूरे टोटल। और जब ये 2 जर्म सेल जाइगोट बनता है तो उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं जो पेरेंट्स में 23 46 आ जाएंगे। अगला, लुक एट द फिगर शोन रिप्रोडक्शन। देखो भाई ये अमीबा हो रहा है ना, अमीबा 1 से 2 में टूटने को जा रहे हैं ना, तो ये किस में हो रहा है? अमीबा में। और अगला ये लिस्मेनिया है, किसमें है ये? लिस्मेनिया में। अनदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो पहला कौन है? अमीबा, और दूसरा कौन है? लिस्मेनिया।
राइट वन डिफरेंस बिटवीन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस निकालना है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो अमीबा में कैसा हो रहा है, बाइंड डिफिजन, ऐसे लिस्मेनिया में भी बाइंड डिफिजन हो रहा है। अमीबा में जो पेरेंट सेल है वो स्प्लिट हो रही है, सेल डिवीजन किसी भी प्लेन में हो सकता है ये, जबकि लिस्मेनिया में एक अलग ओरिएंटेशन डायरेक्शन फिक्स होती है, ठीक है, टू द विप लाइक स्ट्रक्चर को देखते हुए करती है एट वन ऑफ द एंड ऑफ सेल। ये हमें याद रखना है कि अमीबा में तो किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकता है, लेकिन जो लिस्मेनिया है वो डिपेंड करता है विप के ऊपर कि विप कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग इसका स्प्लिटिंग होती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये तो हम कर चुके हैं ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन फिगर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, आइडेंटिफाई द प्लांट एंड इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ब्रायोफाइलम है और इसमें पत्ती से रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक्सप्लेन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं पीछे से। देखिए भाई प्लांट का नाम क्या है, ब्रायोफाइलम, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। ब्रायोफाइलम के अंदर जो नोचीज होती है, नोचीज मतलब जो गड्ढे टाइप की चीज़ दिख रही है आपको, जो लीफ के मार्जिन में वहाँ पे नई पत्तियाँ उगनी शुरू हो जाती हैं। ये जो बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे प्लांटलेस का मतलब छोटे छोटे प्लांट्स बना देती है जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, और जब ये पत्ती ग्राउंड पे गिरती है तो वहाँ पे पहले प्लांटेड्स बर्ड बन जाएंगे और फिर नया प्लांट उग जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ इज इक्वल जेनेटिक कम्बिनेशन मेल और फीमेल के कैसे होते हैं। देखो हाँ ये, और देखिए देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फीमेल में 23 क्रोमोसोम फ्यूज करते हैं मेल के 23 क्रोमोसोम के साथ, तो हमारे पास जाइगोट में डाइप्लॉइड हो गया 23, तो इसको मेल से आगे और 23 फीमेल से आगे, इस तरीके से उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे 46। अगला हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्या होता है। देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम फिजिकली, केमिकल या बायोलॉजिकल किसी भी चीज़ में, किसी भी फॉर्म में हम डाल रहे हैं और हमारी एक्टिविटी के द्वारा होता ही है, इससे हमारा सोइल, रिवर, सीज ये सब इफेक्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटते नहीं हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, अपना ग्लास हो गया। अब इसमें बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बताने, बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो सकते हैं, सीवेज हो सकता है, डीडीटी नहीं हो सकता, रेडियो एक्टिव भी नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर वेस्ट और सीवेज कैसा है, बायोडिग्रेडेबल। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, मीथेन में ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बनता है CO2, ठीक है, हीट एंड लाइट। और आगे इथेनॉल को कंसनट्रेटेड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, इथीन और प्लस पानी, क्या बनेगा भाई, इथीन प्लस वाटर। आगे अगर मैं इसको मिक्स करूँ तो इसका H और OH मिक्स हो जाएंगे और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो CH3CONA प्लस H2। अब हम इसको पीछे भी मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भाई CH4 में CO2 और पानी भी बनेगा, उसमें पानी और लिखना, ठीक है, और ये इथीन प्लस पानी, देखो इथीन प्लस वाटर लिखा है मैंने, यस, और ये CH2 प्लस H2 हो गया। आगे देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है, आयरन की जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो भाई आयरन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो Fe3SO4 प्लस H2, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, FeSO4 बनेगा, ये क्या बनेगा, FeSO, एक मिनट, Fe प्लस में H2SO4 होता है, तो ये क्या बनता है भाई, ये बनता है FeSO4 प्लस में H2, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला है कैल्शियम की HCl के साथ करेंगे, तो कैल्शियम में HCl डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 और हम बैलेंस कर लेंगे। अगला है पोटाशियम विद वाटर, पोटाशियम होता है K प्लस H2, तो K में H2 बना तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी अलग, पानी नहीं हाइड्रोजन अलग हो रहा है, कौन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन, तो इसको हमें बैलेंस करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, एक डिफरेंस बताना है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर। देखो भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो ब्लड एग्जर्ट करता है वेजल की दीवारों पर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड के द्वारा लगाएगा प्रेशर। ये प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होता है इसलिए इसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी, और वेन्स में क्या होता है, कम, और इस प्रेशर को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पाइनोगैनोमैनोमीटर, स्पाइगमोमैनोमीटर, ठीक है। और जो प्रेशर है आर्टरीज के अंदर होता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और आर्टरी जब रिलैक्स करती है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक,
याद रखना भाई, जब आर्टरी कॉन्टैक्ट कर जाती है तो उस वक्त प्रेशर को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो कॉन्टैक्ट कर जब वो प्रेशर रिलैक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 mm ऑफ Hg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। मरकरी डली रहती है ना उसमें, Hg मरकरी। अगला है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर जाना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। और बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट बतानी है, किडनी में कौन होते हैं, नेफ्रॉन। और ड्रॉ एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। जहाँ पे यूरिन फॉर्म होता है, यूरिन कहाँ पे फॉर्म होता है भाई, वो नेफ्रॉन के अंदर। लॉन्ग ट्यूब बतानी है, जो यूरिन को कलेक्ट करता है वो यूरेटर होता है, और जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो अब हमें देखो इसको करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर दे रखा। देखो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर आ जाती है। और नेफ्रॉन मैंने बता दिया था फिल्टरिंग यूनिट होती है। देखो जो जहाँ पर यूरिन फिल्टर होता है उसको किडनी बोलते हैं, और जहाँ पे यूरिन पास होता है उसको यूरेटर बोलते हैं, और जिसमें स्टोर हो जाता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो यहाँ पर हमने किडनी बनाई, ठीक है, और ये जो ट्यूब्स है ये यूरेटर है, और ये यूरिनरी ब्लैडर बना देंगे ये हम। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए एज शोन इन द फिगर ड्रो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बतानी है, गिविंग आउट एक्सप्लेन ए बी सी पॉइंट पे। और फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, मैक्सिमम का है मिनिमम का है। देखो जो सोलेनोइड होती है ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है सभी पॉइंट पे क्या रहती है, सेम। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे हम, वो जाती है नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ इधर बना रखा है, तो नॉर्थ से साउथ। करंट देखो प्लस, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ, और इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती रहेगी, ठीक है। और मैग्नेट के बाहर आउटसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है सबसे कम होता है, और एंड पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ इज हाफ होती है इनसाइड। याद रखना भाई, एंड पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है वो सब आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी। अंदर की बजाय क्या हो जाती है, आधी। और सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम पाया जाता है। तो मिनिमम कहाँ पर है, पॉइंट बी पर, और मैक्सिमम कहाँ पर है, पॉइंट ए पर। देखो इसमें चलते हैं हम पीछे जहाँ से हमने देखा था। देखिए भाई मिनिमम, हाँ अभी मैंने क्या बताया, हाँ बी पॉइंट बाहर है, तो बी पॉइंट बाहर है तो वहाँ पे कम होएगी। एक मिनट, सी बाहर है, एक जस्ट सेकेंड। इसे क्या दिखा रखा है, इसे दिखा रखा है मिनिमम एट पॉइंट बी। हाँ बी बाहर है, सही है। और मैक्सिमम पॉइंट ए पर, क्योंकि अंदर सबसे ज़्यादा होती है, और ये एंड पॉइंट दिखा रखा है, सी को एंड पॉइंट दिखा रखा है, ठीक है। आगे, एक पर्सन है कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन 40 एंड 350 के बीच में। देखो भाई एक इंसान है, उसको कब क्लियरली दिखेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट 40 और 350 के बीच में है। देखो हम जानते हैं हमारा नियर पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब इसका नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों किसके हुए हैं। देखो नियर पॉइंट 25 की जगह 40 हो गया, और फार पॉइंट इन्फिनिटी की जगह 350 हो गया। इसका मतलब इसको दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो अब हमें बताना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग रीजन टू इन्फिनिटी, हम चाहते हैं कि वो इन्फिनिटी तक देख पाए। तो पावर ऑफ करेक्टिव लेंस बतानी है, टाइप ऑफ लेंस बताना है। तो देखो पहले हम इसको करते हैं 32 को। देखिए भाई अब हमारे पास V इसको कहाँ तक दिख रहा है, -350 तक, और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पावर में हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये मीटर आएगा, ठीक है। जब मैं 350 को 100 से डिवाइड करूँ, पॉइंट से पॉइंट करा, तो 3.5 मीटर हो गया। U हमें कहाँ पे दिखाना है उसको, ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पर। F हमें बताना है। देखो लेंथ फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, U माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसको साफ दिखाई दे, चाहते हैं। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ये खत्म। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -3.5 आ गई। तो नेगेटिव पावर किसको दिखाती है, कनकेव लेंस को, क्योंकि कनकेव की नेगेटिव होती है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो 1/3.5 इसको उल्टेंगे तो 10/35, 5 से कटा 2 पे, 5 से कटा 7 पे, तो माइनस का 2.7 डायरेक्टर लिख सकते हो या पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 33। देखिए क्या दे रखा है हमें, ये रहा एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर हाइट में है,
और इसको प्लेस कर दिया गया 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ये एफ दे रखी है, फोकल लेंथ कनकेव है तो नेगेटिव, और प्लेस किया गया इतने डिस्टेंस है, यू कितनी है माइनस के 15, और h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 सेंटीमीटर, वो एट वट डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन लगाएं ताकि शार्प इमेज बने, v बतानी है और h2 बतानी है। अब देखो हम पीछे करते हैं इसको, देखिए भाई किस तरीके से इसने किया हुआ है। देखो 1/f बराबर मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u होता है, तो अब हमें देखो क्या क्या गिवन है, 1/f की वैल्यू है -10, 1/v निकालना है, प्लस 1/-15, अब माइनस के 1/15 इधर आके प्लस के 1/15 हो गए बराबर 1/v, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30, 10 से कटेगा ये 3 पे, 15 से कटेगा ये 2 पे, बराबर 1/v, तो -1/30 आ गई, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -30, v की वैल्यू कितनी आ गई भाई -30। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है h2/h1 माइनस v/u, h2 निकालनी है हमें, तो v u और गुना में h1 चला गया, वैल्यू पुट कर दो, v की u की और h1 की पुट करा तो -8 आ गया। हमने नेगेटिव आया, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज एटीपी क्या होता है और इसका यूज क्या है। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी होती है, और इसको जब भी हम हमारी जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में शरीर में स्टोर हो जाती है। और हाउ डज स्मोकिंग हमारी हेल्थ पर कैसे इफेक्ट दिखाती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम फिश का बताना है। तो तीनों क्वेश्चन को हम पीछे देखते हैं। देखिए भाई, देखिए एटीपी की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, और ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। अगला हमें क्या बताना है, यूज ऑफ एटीपी। एटीपी मेन एनर्जी सोर्स है सारे मेटाबॉलिक फंक्शन को करने के लिए, और हमें बताना है जब स्मोकिंग करते हैं तो एक पर्सन निकोटिन नाम का जो कंपाउंड है उसको ब्रीथ कर रहा है, वो उसके शरीर में जा रहा है, उससे उसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसकी बॉडी के, वो ढंग से काम नहीं करेंगे, तो बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाएगी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगी बॉडी में, उसकी वजह से उस इंसान के ऑर्गन्स खराब होते चले जाएंगे। अगला जो फिश है उसका सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, फिश के 2 चैम्बर होते हैं में, जबकि हमारे में कितने होते हैं 4, और एम्फीबियंस में 3 होते हैं। तो उसमें ब्लड और ब्लड वेजल्स, तो फिश के सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चैम्बर, ठीक है, हार्ट में ब्लड होती है और ब्लड की नलियाँ होती हैं, और इसमें एक बार ही ब्लड सर्कुलेट करता है, जबकि हमारे शरीर में 2 बार आता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट। देखो काफ़ी बार आ चुका है, उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। रॉ मटेरियल बताना है, इक्वेशन बतानी है, 3 इवेंट बताने हैं जो इस प्रोसेस में होते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना काफ़ी पेपर में मेरे को देखने को मिल चुका है, इसको अच्छे से ही याद रखना, काफ़ी इजी भी है। देखो इस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं क्योंकि वो अपना वजन खुद बना रहे हैं। रॉ मटेरियल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको एटमॉस्फेयर से मिलेगी, पानी इसको मिट्टी से मिल जाएगा, और एनर्जी सनलाइट से मिल जाएगी उसको, ठीक है। और रिएक्शन क्या होती है भाई, 6 मॉलिक्यूल उसने ऑक्सीजन के ले लिए, 6 मॉलिक्यूल पानी के ले लिए, और यहाँ पे ग्लूकोज बन गया और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल लिए थे इसने पानी के, और 6 O2 बनेगा, ठीक है, और ये ग्लूकोज है। आगे 3 इवेंट जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, एक तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, और लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पानी जो है वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाता है, और CO2 रिड्यूज होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमें, When a high resistance voltmeter is connected directly across a resistor। देखो भाई, एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर को हम रजिस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट, मतलब V है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल सेल इज सेंडिंग I, तो V बराबर दे रखा 2 वोल्ट, I दे रखा हमें 0.4 एम्पियर। अब हमें रियोस्टेट को कनेक्ट कर दिया, ड्रॉ द इक्विवेलेंट लेबल्ड सर्किट बना देंगे। रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, V/I। V कितना है 2/0.4, पॉइंट खोला ऊपर 10 नीचे 4, 2 से घटा 5 पे, तो आर आ गई 5 ओम आ गई। स्टेट एंड लॉ एप्लीकेबल बताना है, ओम्स लॉ ये ग्राफ बनाना है वी और आई के बीच में। देखो ये सारा हम पीछे स्टडी करते हैं इसको। देखिए भाई, देखो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस बना दी और वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कर दिया, की बना दी, 0.4 का एमीटर करंट में रीडिंग दे रहा है, सेल बना दिया, रियोस्टेट बना दिया। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया था। ओम्स लॉ क्या होता है, एट ए गिवन टेम्परेचर फिक्स कर दिया। देखो एट, हम ऐसे लिख देते हैं एट फिक्स टेम्परेचर
यहाँ से लिख लो, फिर यहाँ से याद लिख लेना। द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, बट मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, वी प्रोपोर्शनल टू आई। तो वी बटे में आई बराबर कॉन्स्टेंट आर हो गया, और आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। हो गया। आगे देखते हैं इसी का आंसर। हाँ, वी और आई के बीच में ग्राफ और बनाना था। देखो वी ऊपर और आई नीचे, जो ग्राफ बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगी, वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ओम्स लॉ फॉलो होएगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमें क्या बताना है, मेंशन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट बताने हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करता है, और सिस्मेटिक डायग्राम बनाना है डोमेस्टिक सर्किट में, जिसमें मेन फ्यूज, मीटर, वन लाइट बल्ब होता है और एक सॉकेट होता है। तो पहले हम इन दो क्वेश्चन को देखेंगे। ओवरलोडिंग बताना है एक हमें, और हमें बताना है केबल ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसमें 3 वायर होती है और तीनों के अलग अलग कलर। देखो रेड कलर तो होता है लाइव वायर के लिए, और जो ब्लैक कलर होता है वो न्यूट्रल वायर के लिए होता है, और ग्रीन कलर होता है अर्थ वायर के लिए। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन को स्टडी करते हैं पीछे। देखिए देखो भाई, पहला जो वायर है वो करंट के किस इफेक्ट पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो फ्यूज वायर है ना, फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादा हीट होते ही वो मेल्ट हो जाएगी, तो हमारा सर्किट की बाकी अप्लायंसेज है वो बच जाएंगी। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। आगे देखो भाई, ये हमारी लाइव वायर है, जो मेन मीटर अपना होता है उसमें आती है। न्यूट्रल वायर देखो, बल्ब देखो, लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों कनेक्ट है बल्ब के साथ। देखो ये की ऑन ऑफ करने के लिए, ये की टू सॉकेट की हो गई, और अर्थिंग हम करवाते हैं। देखो यहाँ पे सॉकेट में से अर्थिंग करवा ली ना, जिसमें 3 पिन का सॉकेट होता है, हमेशा उसी में अर्थिंग होती है। तो देखो अर्थिंग करवा दी ग्राउंड पे। अगला, ला फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, हमें ओवरलोडिंग बताना था। ओवरलोडिंग में क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर दिया, उस वजह से उसको सहन करने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो कब होता है ये, जब हाई पावर की चीज़ें एक साथ ऑन कर दी, जैसे मान लो घर में गीजर भी ऑन कर लिया, मोटर भी ऑन कर ली, तो ऐसे ओवरलोडिंग हो जाती है। या एक पिन जो होता है पावर में, उसमें कई चीज़ें एक साथ ऑन कर दो। आगे रेड कलर मैंने बताया था लाइव वायर का होता है, ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर का होता है, और ग्रीन कलर अर्थ वायर का होता है। लाइव वायर को 220 वोल्टेज पर रखते हैं, न्यूट्रल वायर को 0 वोल्टेज पर रखते हैं, तभी तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 220 में से 0 गया 220 वोल्टेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप ये वाला पेपर जल्दी हो जाए। देखिए भाई, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, वट विल बी द pH ऑफ साल्ट फॉर्म बाय ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो भाई, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक। तो इसका जो pH है वो बेसिक वाला आएगा, तो 7 से ज़्यादा होगा इसका pH। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल, इसलिए इसका pH क्या होगा, 7। अगला, 15 ml ऑफ वाटर और 10 ml ऑफ H2SO4 को हमने मिक्स कर दिया। एक्सप्लेन द मेथड टू बी फॉलोड। तो पानी को हमने H2SO4 के साथ मिक्स किया है, तो ये तो हमने डाइल्यूशन ही किया है ना। तो देखो भाई, और अगला, नेम द केमिकल इक्वेशन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड पास थ्रू वाटर और लाइम वाटर। देखो दोनों को सारे क्वेश्चन को हम एक साथ स्टडी कर लेते हैं पीछे। देखिए भाई, अभी मैंने बताया था ना, उसका pH 7 से ज़्यादा होगा, बेसिक साल्ट बनाएगा, और दोनों को मिक्स करेंगे न्यूट्रल आएगा, ये भी बताया था। देखो भाई, एसिड को ड्रॉप वाइज डालना चाहिए, हमें पता है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और प्रोसेस डाइल्यूशन है ही, क्योंकि एसिड को हम कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट बना रहे हैं। अब देखो, अगला हमें बताना था, SO2 जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये सल्फरस एसिड। कौन सा है ये, सल्फरस एसिड। आगे, और SO2 को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, जो वाइट कलर का PPT होता है, प्लस पानी निकल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारे 3 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, फिर हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर। देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस रखे, एक का pH कितना है, 7। ठीक है, एक का pH है 14, एक का C और एक का 2। आइडेंटिफाई द ABCD लेमन जूस डिस्टिल्ड एंड NaOH कंसनट्रेटेड। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लेमन जूस है, ये थोड़ा सा क्या होगा, एसिडिक होगा, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो इसका pH, ये लेमन जूस हो सकता है, C लेमन जूस। डिस्टिल्ड वाटर है, ये न्यूट्रल होता है, तो ये A जो है वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। अगला है टोमेटो जो जूस है, टमाटर है, वो भी कंसनट्रेटेड NaOH, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो आएगा कंसनट्रेटेड NaOH। अब टोमेटो जूस और एक बार लेमन जूस में देख लेते हैं एक बार हम। देखिए भाई, इसने क्या दिखा रखा है,
टोमेटो जूस का pH 4 होएगा। टोमेटो जूस, ये टोमेटो जूस आएगा, ठीक है। लेमन थोड़ा सा एसिडिक होता है ना, तो ये लेमन जूस आएगा। ओके, ये कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज वाशिंग सोडा प्रिपेयर फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो इसकी हमें रिएक्शन बतानी है। देखिए, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3 होता है। सॉरी, बेकिंग सोडा का, वाशिंग सोडा बोल गई, बेकिंग सोडा का। जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस पानी बनता है प्लस CO2। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम 10 मोलिकुल पानी देते हैं, ये वाशिंग सोडा बन जाता है। तो इसमें अगर हमसे पूछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, 10 मोलिकुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्किट दे रखे हमें, जस्ट 1 बैटरी एंड 1 लोड रेजिस्टेंस आर वेरी सिंपल टू एनालाइज, दे आर नॉट ऑफन फाउंड इन प्रैक्टिकल अप्लायंस। देखो भाई, ये हमें सर्किट दे रखे, कुछ दे रखे हैं। डू यू थिंक द बल्ब इन द पैरेलल सर्किट और द सीरीज सर्किट विल बर्न लाइटर। देखो भाई, हमें पता है पैरेलल सर्किट में बल्ब ज़्यादा तेज ग्लो करेगा क्योंकि उसमें पावर उसको क्या मिलेगी, ज़्यादा। आगे ये VI ग्राफ है। देखो VI ग्राफ है तो C का रेजिस्टेंस ज़्यादा, फिर B का, फिर A का, ऐसे होएगा। अब देखो, इसको हम एक बार पीछे देख भी लेते हैं। देखो भाई, क्या दिखा रखा है इसने यहाँ रहा। देखो, सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज है वो क्या मिलती है, कम, जबकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सबको सेम मिलेगी और पावर भी ज़्यादा होगी, इसलिए पैरेलल में ब्राइट ग्लो करेगा सीरीज के कंपैरिजन में। आगे सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाती है और VI ग्राफ में जैसे स्लोप लाइन का ज़्यादा रेजिस्टेंस को दिखाएगा, तो C, अभी मैंने बताया था ना, C सबसे ज़्यादा दिखाएगा बाकी दो से। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम रजिस्टर ऑब्जर्वेशन विच कम्बिनेशन रिप्रेजेंट सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर R1 एंड R2। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन विच कम्बिनेशन रिप्रेजेंट, देखो R1 R2 को देखो, फर्स्ट कम्बिनेशन में ये दिखा रखा है। देखो इनमें देखो ना, फर्स्ट में 0.1 में 0.2 जुड़ गई, सीधे रेजिस्टेंस जुड़ रही है ना, तो ये तो सीरीज है। और अगला ये पैरेलल होगा, है ना। तो अब देखो इसमें क्या आंसर दे रखा है, इधर ही यही मिलेगा इसमें। देखो भाई, हाँ, R1 एंड R2, R1 सीरीज है, R1 R2 रिप्रेजेंट किसका है, सीरीज को, और सेकंड में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेलल को। यही मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, यू विल प्लॉट VI ग्राफ फॉर सर्किट ऑन 1 ग्राफ, व्हाट वैल्यू शुड ईच स्लोप हैव। देखो VI ग्राफ में R मिलता है, हमें क्या मिलता है, R, V/I क्या दिखाता है, R। इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देता है, हो गया। अगला देखिए, आगे देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। देखो ये सब तो हमें दे रखा है। आगे देखो भाई, आउट ऑफ NaFeO2 Zn विच इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है हमें, और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो हमें क्या दे, हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। देखते हैं, चलो इसकी डेफिनेशन एक बार पीछे 38 का A देखिए भाई। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 ऑक्सीजन एजेंट बिकॉज इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो खुद ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दे वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों डेफिनेशन हमें याद रखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 ही दे सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। आगे, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज एजेंट। अब देखो Pb3O4 से हमारा PbCl2 बन रहा है, तो Pb3O4 का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन। तो जिसका ऑक्सीडाइजेशन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब HCl यहाँ पे कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। MnO2 से क्या बन रहा है, Mn, तो यहाँ से तो इसका क्या हुआ है, एक मिनट मैं उल्टा बोल गई भाई। यहाँ पे Pb3O4 से क्या बन रहा है, PbCl2, तो इसका तो रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, इसका रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकती, तो वो कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सी होगी वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही MnO2 से Mn बनाए, तो इस सब्सटेंस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन होता है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो हम पीछे आंसर भी मैच कर लेते हैं। यस, Pb3O4 और MnO2 यहीं दे रखा है। अगला, जब जिंक में कॉपर मिलाई तो बना जिंक का आयन प्लस कॉपर अलग होगी। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है। देखो यहाँ पे गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसमें, तो ये इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है वो क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है यहाँ पे, Zn, और रिड्यूस कौन हुआ है यहाँ पे, कॉपर +2, कॉपर की आयन। आगे
वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है उसमें नए प्लांट बनते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, ये हमें पता ही है। विच पार्ट बिकम ए न्यू प्लांट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हमें बताना है कौन सा पार्ट एक नया प्लांट बनता है, और दो डिसएडवांटेज बतानी है, नुकसान बताना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, और मोस्ट सुटेबल मेथड बताना है रेजिंग ए बनाना प्लांट, क्या ये सेक्सुअल है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और वैसे भी एसेक्सुअल है बनाना प्लांट। नेम द मेथड बताना है जैस्मिन प्लांट के लिए। देखो भाई ये सारे आंसर्स हम पीछे देखते हैं ताकि हमारा ये पेपर पूरा हो जाए। देखो भाई हम रूट, स्टेम और लीव्स इन तीनों की हेल्प से नए प्लांट को उगा सकते हैं। आगे देखो डिसएडवांटेज क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है ना, सेम वैसे ही प्लांट आएगा। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है धीरे धीरे लॉस ऑफ विग्योर, इसमें कुछ विग्योरिटी जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आगे बनाना प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगा सकते हैं और वो एसेक्सुअल है। और आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लेयरिंग मेथड, जिससे हम जैस्मिन प्लांट को उगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।